हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। आज देखेंगे डिटेल से अनुसूची को। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुसूची 1 को। अनुसूची 1 में लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। जो अनुसूची 1 है उसमें भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। इसमें 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश कितना है? 8 है। ठीक, अनुसूची 1 में भारत की 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों का नाम उल्लेख है। ठीक, यदि किसी नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का गठन करना अथवा विलय करना तो यह सभी परिवर्तन अनुसूची 1 में ही होते हैं। यदि कोई नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का गठन करना हो अथवा उसको विलय करना हो, ठीक है, तो यह सभी परिवर्तन कहाँ होगा? अनुसूची 1 में ही होते हैं। ठीक, तो हम लोग किसके बारे में देखें? अनुसूची 1 के बारे में। ठीक, अगला आता है अनुसूची 2। अनुसूची 2, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। जो अनुसूची 2 है उसमें विभिन्न पदाधिकारी, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन लोग को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके वेतन का उल्लेख है। ठीक, संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, जो संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख कहीं पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा का सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। अनुसूची 3। अनुसूची 3, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। ठीक है, तो अनुसूची 3 में सभी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उसका शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ठीक, अनुसूची 3 में मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा इस चारों सदन के सदस्य, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और केग द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप का उल्लेख है। जिसको जिसको जो अनुसूची 2 में हम लोग पढ़े थे कि वेतन के बारे में उल्लेख है, उन लोग का जो शपथ के बारे में किसमें उल्लेख है? तो अनुसूची 3 में। ठीक है, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। जो अनुसूची 3 है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है तथा प्रतिज्ञान, उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में उल्लेख है जितना संवैधानिक पदाधिकारी है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूँ। जो नास्तिक लोग होते हैं वो ये लेते हैं, सत्य निष्ठा का प्रतिज्ञान लेता हूँ, और जो नास्तिक नहीं होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो ईश्वर की शपथ लेता है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 4। क्या? अनुसूची 4। अनुसूची 4, इसके अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्य संशासित प्रदेशों में किया जाता है। ठीक है, जो अनुसूची 4 है इसके अंतर्गत जो राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन, जो विभिन्न स्थानों का आवंटन है विभिन्न राज्य संशासित प्रदेशों में किया
गया है। ठीक, उसके बाद अगला आता है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है? इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। जो अनुसूची 5 है इसमें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। ये अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करती है। जो अनुसूची 5 है यह अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान की करती है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उन क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति किसी भी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। जो राज्यपाल है उससे परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति जो है वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अनुसूची 6, इसमें असम, मेघालय तथा त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, जो अनुसूचित 6 में किसके बारे में उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान के बारे में उल्लेख है। ठीक है, देखो अनुसूचित 5 में अनुसूचित जो क्षेत्र है उसको विशेष प्रशासन के बारे में उल्लेख था और अनुसूची जो 6 है इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक, शब्द की दृष्टि से संविधान का सबसे बड़ी अनुसूची 6ठी अनुसूची ही है। शब्द की दृष्टि से संविधान का सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है? तो वो 6ठी अनुसूची है। ठीक है, सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है शब्द की दृष्टि से? तो बोलेगा तो 6ठी अनुसूची है। ठीक है, उसके बाद आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है। उन तीनों सूचियों में उल्लेखित विषयों का उल्लेखित 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जो अनुसूची 7 है इसमें केंद्र और राज्य के बीच विषयों का जो बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है। उन तीनों सूचियों में जो उल्लेखित विषय है उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है संघ सूची। ठीक है, तो संघ सूची है तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय था और जो वर्तमान में कितना, वो 100 विषय हो गया। ठीक, जो मूल संविधान था उसमें कितना विषय था? 97। वर्तमान में कितना हो गया? 100 विषय हो गए। ठीक, जैसे रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक व तार विभाग, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाएं, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, विदेशी ऋण और आयकर, ये सब किस में आते हैं? ये सब संघ सूची में आते हैं। ठीक है, जैसे जनगणना, जनगणना किस में आता है? जनगणना आता है केंद्र संघ सूची में। ठीक है, मुद्रा किस में आता है? संघ सूची में। बैंकिंग किस में आता है? संघ सूची में। नागरिकता संघ सूची में। ठीक, उसके बाद रेलवे भी किस में आता है? संघ सूची में। ठीक, आयकर भी आता है संघ सूची में। ठीक, दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची, कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य को होगा। ठीक है, जो मूल संविधान था उसमें 66 विषय था और वर्तमान में घटकर कितना हो गया? 66 विषय ही 61 विषय रह गए। ठीक है, जो राज्य सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। ओके, मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान में कितना है? 61 विषय। ठीक, अस्थायी शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार व मेला, पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर,
कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, ये सब किस में आते हैं? राज्य सूची के विषय। ठीक है, कौन कौन? अस्थायी शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारागार, कानून, गैस, मनोरंजन, बाजार व मेला, पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर, जो इलेक्ट्रिक कर वो भी आता है, कृषि भूमि पर जो टैक्स लगता है वो भी किसमें आता है? राज्य सूची के विषय। ठीक। समवर्ती सूची, तीसरा क्या आता है? समवर्ती सूची। कानून बनने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। जो समवर्ती सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। ठीक है, लेकिन जब विवाद होगा तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है, लेकिन जब इसमें विवाद होगा तो जो केंद्र जो कानून बनाएगा वही मान्य होगा। ठीक। मूल संविधान में 47 विषय था। ठीक है, वर्तमान में 52 हो गए। ठीक, मूल विषय में 47 था, वर्तमान में 52 हो गए हैं। जैसे वन, विवाह, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक योजना, दंड विधि एवं प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, मापतौल, उत्तराधिकार, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रालय, न्याय प्रशासन, वन्यजीव जंतुओं का संरक्षण आदि। ठीक है, जैसे वन हुआ, विवाह, ये सब किसमें आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। ठीक। औद्योगिक विवाद हुआ, विद्युत, जैसे विद्युत कर आता था राज्य सूची में, और विद्युत ओनली बोलेगा तो ये आएगा समवर्ती सूची में। ठीक। समाचार पत्र किसमें आता है? समवर्ती सूची में। ठीक। जनसंख्या जनगणना बोलेगा तो वो संघ सूची में आता है, जनसंख्या नियंत्रण बोलेगा तो समवर्ती सूची में। ठीक। एक आता है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय किसको बोलते हैं? इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जो तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं होते हैं। ये शक्ति केंद्र के पास होता है। ठीक है, अनुच्छेद 248 में दिया गया है और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो अवशिष्ट विषय है इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जो तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष आदि। ठीक है, साइबर कानून, अंतरिक्ष आदि किसमें आता है? अवशिष्ट विषय में आता है। ठीक, आगे आते हैं, पढ़ते हैं अनुसूची 8 के बारे में। ठीक है, इसमें विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। अनुसूची 8 में किसके बारे में दिया हुआ है? भाषा के बारे में। ठीक है, इसमें विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक, मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितना भाषा हो गया? 22। ठीक, जैसे ऊपर से आएंगे तो मूल संविधान में कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, ये 14 जो भाषा था ये मूल संविधान में था। ये 14 भाषा किसमें था? मूल संविधान में था। ठीक है, लेकिन बाद में कौन कौन सा? सिंधी जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, याद रखना, सिंधी 15वां भाषा के रूप में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक, उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक, शॉर्ट मोड में याद रखे तो नमक। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 को। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसको कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली इसको 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली
BDMS याद रखे तो इसको 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखना। जो 8वीं अनुसूची है इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। राजस्थानी, भोजपुरी तथा भोटी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए संघर्ष है। ये जो राजस्थानी है, भोजपुरी है और भोटी, ये तीनों भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक। अगला आता है अनुसूची 9। कितना? अनुसूची 9। ठीक है। अनुसूची कितना? 9। ओके। अनुसूची 9 में क्या दिया हुआ है? इसमें उस कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी सकती। ठीक है। अनुसूची 9 में उस कानून का उल्लेख किया गया है जिसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी सकती। ठीक। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। जो 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक। कृषि तथा भूमि दोनों राज्य सूची के विषय में है। जो कृषि और भूमि है ये दोनों किस विषय में? राज्य सूची के विषय में। विभिन्न राज्य सरकारें द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी गई। सबसे पहले कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक। कामेश्वर बनाम बिहार राज्य मामले में जो पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के जो भूमि सुधार कानून था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक। प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951 भूमि सुधार से संबंधित कानून था। जो प्रथम संविधान संशोधन था 1951 वो किससे संबंधित था? भूमि सुधार संबंधित कानून से संबंधित था। ठीक है। इसका विरोध, अंतरिम संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। जो अंतरिम संसद है उसको संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ये विरोध किया था उसने। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या विरोध हुआ था? तो एक पहले देखें, जो अंतरिम संशोधन है वो संशोधन करने का, जो अंतरिम संसद है वह संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। दूसरा क्या है कि न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? आम चुनाव का इंतजार करता था। चौथा, मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है। जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। पहला अनुच्छेद 31 का ए तथा अनुच्छेद 31 का बी। ठीक है। 9वीं अनुसूची तो जोड़ा ही गया था, इसके अलावा संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 31 का ए और अनुच्छेद 31 का बी। अनुच्छेद 31 का ए में क्या दिया था? राज्य लोकहित तथा संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। राज्य जो है लोकहित मतलब लोक के हित के लिए तथा संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु जो संपत्ति को अधिकृत कर सकता है, ये अनुच्छेद 31 का ए में जोड़ा गया था। ठीक है। कुछ विधियां भाग 3 के साथ असंगत होने पर भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ये अनुच्छेद 31 का बी में दिया हुआ है। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में एक तो अनुसूची 9 जोड़ा गया, दूसरा अनुच्छेद 31 का ए जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 का बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 का ए में ये बोला गया कि राज्य अपना लोकहित तथा संपत्ति को समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिकृत कर सकता है, मतलब सरकार ले सकता है। ठीक है। कोई भी सार्वजनिक काम के लिए। अनुच्छेद बी में ये 31 का बी में ये जोड़ा गया कि कुछ विधियां जैसे भाग 3 के साथ असंगत होने पर भी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 31 का बी के अनुसार उन विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया है। जो जो विधि है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 31 का बी में। ठीक है।
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को चुनौती दी गई, लेकिन चुनौती खारिज कर दिए गए। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, यह 1951 का एक मामला था। इसमें जो प्रथम संविधान संशोधन था उसको चुनौती दिया गया था, लेकिन क्या किया गया, इसको खारिज कर दिया गया। वर्तमान में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत 284 कानून है। वर्तमान में जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कितना कानून है, 284 कानून है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, 9वीं अनुसूची समीक्षा संभव है बोला गया। ठीक है, संवैधानिक है बोला गया और समीक्षा इसमें कर सकते हैं 9वीं अनुसूची में। ठीक, 24 अप्रैल 1973 के बाद ये जोड़ा गया था और आधारभूत संरचना का उल्लेख किया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह बोला गया कि जो 9वीं अनुसूची है उसको समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, समीक्षा कर सकते हैं और यह संवैधानिक भी है। यह बोला गया था कब, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे 10वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सा, 10वीं अनुसूची, यह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से। ठीक, राजनीतिक दल का उल्लेख मूल संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं था। राजनीतिक दल का उल्लेख जो मूल संविधान है उसके किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 1950 से 1985 तक दल बदल की कोई प्रावधान नहीं थी। संविधान लागू हुआ उससे 1985 तक दल बदल का कोई प्रावधान नहीं था। दल बदल को आयाराम, गयाराम तथा हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। जो दल बदल है उसको क्या कहा जाता है, आयाराम, गयाराम तथा हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। हरियाणा आयाराम गयाराम संस्कृति के लिए चर्चा में रहा था। ठीक है, ये जो आयाराम गयाराम था ये कहाँ का था, हरियाणा का। 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल कर सकते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, एक प्रावधान किया गया जिसके तहत किसी भी दल का 1/3 से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह भी प्रावधान किया गया कि दल बदल के संदर्भ में सभी निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष लेगा। ठीक है, जो दल बदल का जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा, तो संबंधित सदन का कौन लेगा, अध्यक्ष लेता है। ठीक, की होतो हलाहान बनाम जोचिलू 1992 के मामले में ये संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार द्वारा 91वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कितना, 91वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य से कम सांसद तथा विधायक दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन वाजपेयी सरकार में 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसको क्या किया गया, 2/3 किया गया। ओके, अब क्या है कि यदि कोई दल के 2/3 सदस्य से कम सदस्य दल बदल करके जाते हैं तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ठीक। दल बदल का निम्न मतलब है, ठीक है। स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देना, अपने राजनीतिक दल को व्हीप का उल्लंघन करना, ठीक। व्हीप क्या होता है? राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों में अनुशासन को बनाए रखने के लिए दिए गए आदेश को व्हीप कहते हैं, ठीक है। व्हीप किसको बोलते हैं? राजनीतिक दल अपना राजनीतिक दल को चलाने के लिए सभी सदस्यों को अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक आदेश पारित होता है, उसी को क्या बोलते हैं? व्हीप, ठीक। दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष के निर्णय लेने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है, ठीक है। दल बदल के संदर्भ में सदन का जो अध्यक्ष होता है वही निर्णय लेता है, उसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। केशम मेघ चंद्र सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष मणिपुर के मामले में यह निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष को 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। पहले क्या था कि कोई उसका समयावधि नहीं था, लेकिन केशम मेघ चंद्र सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष मणिपुर ये केस आता है, इसमें यह बोला गया है कि जो संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होता है इसको 3 माह के अंदर निर्णय देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था द्वारा दिए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है, ठीक है। और इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 11वां जो अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक। और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में उल्लेख है, 29 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। 12वां अनुसूची 12वां अनुसूची नगर पालिका द्वारा दिए जाने वाले 18 कार्य का उल्लेख है। कितना सब्जेक्ट है इसमें? 18। इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का सब उल्लेख है और 11वीं में पंचायती राज के बारे में उल्लेख है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है और 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, ठीक है। तो यहीं क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।